दुनिया कभी फेयर नहीं खेलती। आप कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, कोई ना कोई आपको धोखा देगा। आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो जाएं, कोई कम क्वालिफाइड आपकी जगह ले लेगा। यही असलियत है। लेकिन जो लोग इस असलियत को समझते हैं वे सरवाइव करते हैं, और जो सरवाइव करते हैं वे रूल करते हैं। यह एक ऐसी पावर है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन हर कोई इसे महसूस करता है। यह डार्क इंटेलिजेंस है। डार्क इंटेलिजेंस तब पैदा होती है जब लोगों के साथ धोखा होता है। वे बेइज्जत होते हैं और हार जाते हैं, दूसरे टूट जाते हैं, लेकिन आप उस दर्द से ताकत बनाते हैं। यह उस तरह की इंटेलिजेंस है जो सुनती है, देखती है, चुप रहती है और सही समय पर अटैक करती है। जब दूसरे बहस करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जब वे गुस्सा होते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं। जब वे इमोशन में डूबे होते हैं तो आप फ्यूचर प्लान करते हैं। ज्यादातर लोग चेकर्स खेलते हैं, आप शतरंज खेलना सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, मैं एकदम क्लियर कर दूं, यह नॉलेज प्रोटेक्शन के लिए है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। इसका इस्तेमाल खुद को डिफेंड करने के लिए करें, बेकसूर लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। गोल गेम को समझना है, विलन बनना नहीं। आज आप उन 8 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के बारे में जानेंगे जो सर्वाइवर्स को विक्टिम से अलग करती हैं, फॉलोअर्स से लीडर, लूजर्स से विनर्स। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह बात कहें, मैं स्ट्रेटेजिकली इंटेलिजेंट बनना चुनता हूं, इमोशनली रिएक्टिव नहीं। अब उन सीक्रेट्स को खोलते हैं जो पावरफुल लोग नहीं चाहते कि आप जाने। नंबर 1, कैलकुलेटेड ओपेसिटी। आप अपने इंटेंशंस के बारे में कभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं होते। आप सिर्फ वही दिखाते हैं जो जरूरी है। जब लोगों को आधी कहानी पता होती है तो वे अपनी इमेजिनेशन से खाली जगह भर देते हैं, और वही इमेजिनेशन उन्हें कंट्रोल करती है। मैकावेली ने एक बार कहा था, हर कोई वही देखता है जो आप दिखते हैं। बहुत कम लोग वैसा एक्सपीरियंस करते हैं जैसा आप असल में हैं। उन सबसे दिलचस्प लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। वे आपको कभी सब कुछ नहीं बताते। वे अपनी कहानियों में गैप छोड़ देते हैं। वे सवालों का जवाब सवालों से देते हैं। जब आप उनसे एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करते हैं तो वे मुस्कुराते हैं। यह झूठ बोलने के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में है। ज्यादातर बातचीत में ऐसा ही होता है। कोई आपसे एक सवाल पूछता है और आप उन्हें पूरा जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। आप अपने मोटिवेशंस, अपने डर, अपने प्लान्स एक्सप्लेन करते हैं। आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं और भरोसा बना रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी ताकत दे रहे हैं। स्मार्ट लोग समझते हैं कि रहस्य से असर पैदा होता है। जब आप सब कुछ नहीं बताते तो लोग उत्सुक हो जाते हैं। उत्सुकता से दिलचस्पी पैदा होती है, दिलचस्पी से सम्मान मिलता है, और सम्मान से असर। मान लीजिए कोई आपके वीकेंड प्लान के बारे में पूछता है। ज्यादातर लोग कहते हैं, ओह, मैं तो बस घर पर ही रहूंगा, शायद कुछ मूवी देखूंगा। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन ये पूरी तरह से भूलने लायक भी है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। फिर टॉपिक बदल दें। फर्क देखें। पहला जवाब आपको अंदाजा लगाने लायक बनाता है, दूसरा जवाब आपको दिलचस्प बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के बारे में बदतमीज या सीक्रेट रहे। इसका मतलब है कि आप क्या शेयर करते हैं और कब शेयर करते हैं, इस बारे में सोच समझकर काम करें। किसी भी फील्ड में सबसे सफल लोग इस प्रिंसिपल में माहिर होते हैं। वे लोगों को जोड़े रखने के लिए बस इतना ही बताते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि उनका फायदा खत्म हो जाए। आपकी जानकारी ही आपकी करेंसी है। इसे एक बार में खर्च न करें। जब आप कैलकुलेटेड ओपेसिटी की प्रैक्टिस करते हैं तो लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप सब कुछ नहीं कहते। आपकी बातों का ज्यादा वजन होता है क्योंकि वे कम होती हैं। याद रखें, मकसद सिर्फ मिस्टीरियस होने के लिए मिस्टीरियस होना नहीं है। मकसद अपनी कहानी और अपने रिश्तों पर कंट्रोल बनाए रखना है। नंबर 2, अडेप्टिव पर्सोना। आप हर किसी के साथ
एक जैसे इंसान नहीं होते। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके आधार पर अपनी पर्सनैलिटी को एडजस्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि वे आपको जानते हैं, लेकिन वे आपका सिर्फ एक ही रूप जानते हैं। मैकवेली ने एक बार कहा था, एक राजकुमार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने मुंह से कभी भी ऐसी कोई बात ना निकलने दे जो ऊपर बताए गए 5 गुणों से भरी ना हो, ताकि जो उसे देखे और सुने उसे वह पूरी तरह से दयालु, वफादार, इंसानियत वाला, ईमानदार और धार्मिक लगे। यह नकली होने के बारे में नहीं है, यह असरदार होने के बारे में है। आप यह पहले से ही नेचुरली करते हैं। आप अपनी दादी से अपने दोस्तों से अलग तरह से बात करते हैं। आप जॉब इंटरव्यू में पार्टी की तुलना में अलग तरह से पेश आते हैं। आप अलग अलग सिचुएशन में अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। अडेप्टिव पर्सनैलिटी इस नेचुरल आदत को लेती है और इसे जानबूझकर करती है। आप जिस भी इंसान से मिलते हैं उसके अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप सबके साथ एक ही तरीका अपनाते हैं तो आप कुछ लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे और दूसरों को पूरी तरह से मिस कर देंगे। स्मार्ट लोग जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसे स्टडी करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करते हैं। क्या वे एनालिटिकल हैं? उन्हें फैक्ट्स और डेटा देते हैं। क्या वे इमोशनल हैं? उनकी फीलिंग्स से कनेक्ट होते हैं। क्या वे प्रैक्टिकल हैं? उन्हें दिखाएं कि कोई चीज कैसे काम करती है। क्या वे बड़ी पिक्चर सोचने वाले हैं? विजन को पेंट करें। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह कम्युनिकेशन है। इंटेलिजेंस। पानी के बारे में सोचिए। पानी जिस भी बर्तन में होता है उसका आकार ले लेता है, लेकिन यह अपनी जरूरी खासियतें कभी नहीं खोता। यह कप, बोतल या झील में हो, पानी ही रहता है। आपका अडेप्टिव पर्सोना भी इसी तरह काम करता है। आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन को एडजस्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कभी नहीं खोते। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि उन्हें हर किसी के साथ एक जैसा ही ऑथेंटिक होना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिसिटी का मतलब हर सिचुएशन में एक जैसा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और अपने एक्सप्रेशन को सबसे असरदार बनाने के लिए उसे अडेप्ट करें। जब आप अडेप्टिव पर्सोना में माहिर हो जाते हैं तो आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब लोग आपके साथ होते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, क्योंकि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये स्किल बातचीत, लीडरशिप सिचुएशन और रिश्ते बनाने में बहुत पावरफुल हो जाती है। आप लोगों को आपको समझने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए आपसे कनेक्ट करना आसान बना रहे हैं। लेकिन यहां एक चेतावनी है, कभी भी इतना अडेप्ट न करें कि आप खुद को खो दें। आपकी वैल्यूज, आपकी इंटीग्रिटी, आपके कोर प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलने चाहिए। सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन को अडेप्ट करना चाहिए। सबसे मजबूत लोग हीरे की तरह होते हैं। उनके पास बहुत कुछ होता है, पहलू है, लेकिन वे फिर भी एक ठोस पत्थर हैं। नंबर 3, डिटैचमेंट का सिद्धांत। आप किसी रिश्ते, इमोशन या राय के गुलाम नहीं हैं। जिसे खोने का आपको डर नहीं है वह आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो आपको बांध नहीं सकता वह आपको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। मैकवेली ने एक बार कहा था, क्योंकि प्यार और डर मुश्किल से एक साथ रह सकते हैं। अगर हमें उनके बीच चुनना पड़े तो प्यार पाने से डरना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। डिटैचमेंट शायद डार्क इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब ठंडा या बेपरवाह होना है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आजाद होना। ज्यादातर लोग अपने अटैचमेंट से कंट्रोल होते हैं। उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर होता है, इसलिए वे बुरा बर्ताव मान लेते हैं। उन्हें रिश्ता खोने का डर होता है, इसलिए वे अपनी वैल्यूज से समझौता कर लेते हैं। उन्हें अप्रूवल खोने का डर होता है, इसलिए वे वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, न कि वह जो कहने की जरूरत है। खोने का डर आपको कमजोर बनाता है। उस डर से आजादी आपको ताकतवर बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है
कि आपको किसी भी चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना चाहिए। सोचिए, दो लोग एक बिजनेस डील पर बातचीत कर रहे हैं। व्यक्ति ए को सच में इस डील के सफल होने की जरूरत है। वे इस पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने इसके होने के आधार पर पहले ही प्लान बना लिए हैं। पर्सन बी चाहेगा कि डील हो जाए, लेकिन उसके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। अगर शर्तें सही नहीं हैं, तो वे पीछे हटने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि उस नेगोशिएशन में किसके पास ज्यादा पावर है? पर्सन बी। जाहिर है, क्योंकि वे नतीजे से जुड़े नहीं हैं। वे अपनी ताकत से नेगोशिएट कर सकते हैं। डिटैचमेंट आपको क्लैरिटी देता है। जब आप सही होने में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होते हैं, तो आप सिचुएशन को ज्यादा साफ देख सकते हैं। जब आप अप्रूवल के लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। जब आप अकेले होने से नहीं डरते हैं, तो आप बेहतर रिश्ते चुन सकते हैं। पैराडॉक्स ये है, आपको किसी चीज की जितनी कम जरूरत होगी, उसके मिलने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। कॉन्फिडेंट लोगों के बारे में सोचिए। वे कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि सब कुछ हमेशा उनके हिसाब से होता है। वे कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं भी होती हैं, तो भी वे ठीक रहेंगे। यही डिटैचमेंट की पावर है। अब इसका मतलब लापरवाह या बेपरवाह होना नहीं है। आपको अपने गोल्स के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी जिंदगी में लोगों की परवाह करनी चाहिए, लेकिन आपको कभी भी किसी नतीजे से इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि आप साफ सोचने और स्ट्रेटेजी बनाकर काम करने की अपनी काबिलियत खो दें। डिटैचमेंट आपको मैनिपुलेशन से भी बचाता है। जब कोई आपको ऐसी चीज छीनने की धमकी देता है जिसे खोने का आपको डर नहीं है, तो उसकी धमकी में कोई दम नहीं होता। किसी भी कमरे में सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन किसी भी कमरे में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जिसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है और डरने की कोई बात नहीं होती। इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। छोटी चीजों से शुरू करें। हर बहस जीतने के लिए इतना अटैच ना हो। हर किसी को पसंद किए जाने के लिए इतना अटैच ना हो। अपने प्लान्स के ठीक वैसा ही होने के लिए इतना अटैच ना हो जैसा आपने सोचा था। जैसे जैसे आप ये स्किल डेवलप करेंगे, आप कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। लोग आपके साथ ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये रिस्पेक्ट देता है। याद रखें, डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है। इसका मतलब है उस केयर से कंट्रोल हुए बिना केयर करना। नंबर 4, साइलेंट लेवरेज। आप सीधे प्रेशर नहीं डालते, आप इंतजार करते हैं। जब लोग गलतियां करते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं, तो आपकी चुपचाप मौजूदगी कमरे में सबसे ज्यादा असर डालती है। मैकवेली ने एक बार कहा था, बिना खतरे के कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पावर जोरदार होती है। उन्हें लगता है कि यह अपनी आवाज उठाने, मांग करने और दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने के बारे में है। यह शौकिया तौर पर होता है। असली पावर फुसफुसाती है। साइलेंट लेवरेज बिना कुछ कहे असर डालने की कला है। यह खुद को इस तरह से पेश करने के बारे में है कि आपकी मौजूदगी ही किसी भी स्थिति का डायनामिक बदल दे। यह ऐसे काम करता है, लोगों को यह बताने के बजाय कि क्या करना है, आप ऐसे हालात बनाते हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से वही करना चाहते हैं जिससे आपको फायदा हो। इज्जत मांगने के बजाय आप खुद को जरूरी बना लेते हैं। पावर के लिए लड़ने के बजाय आप लोगों को अपनी मर्जी से पावर देने के लिए मजबूर करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझते हैं। बातचीत में साइलेंट लेवरेज का मतलब है यह जानना कि कब रुकना है। ज्यादातर लोग चुप्पी से असहज महसूस करते हैं, इसलिए वे इसे शब्दों से भर देते हैं। अक्सर वे शब्द उससे ज्यादा बता देते हैं जितना वे बताना चाहते थे। जब आप चुप्पी में सहज होते हैं, तो आप बातचीत की लय को कंट्रोल करते हैं। अगली बार जब कोई आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछे, तो तुरंत जवाब न दें। रुकें, उन्हें सोच समझ कर देखें। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी रहने दें, फिर अपना जवाब दें। देखें कि यह आपके जवाब का वजन कैसे बदलता है। बातचीत में साइलेंट लेवरेज का मतलब है ऐसे विकल्प रखना जिनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब दूसरे व्यक्ति को पता चलता है कि आपके पास विकल्प हैं, तो वे अलग तरह से बातचीत करते हैं। आपको दूर जाने की धमकी देने की जरूरत नहीं है।
आपका दूर जाने की इच्छा ही काफी है। रिश्तों में साइलेंट लेवरेज का मतलब है वह व्यक्ति बनना जो बिना पहचान मांगे वैल्यू जोड़ता है। जब आप लगातार दूसरे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपको अपने आसपास रखना चाहेंगे। आपको वफादारी की मांग करने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने कामों से कमाते हैं। प्रोफेशनल माहौल में साइलेंट लेवरेज का मतलब है वह व्यक्ति बनना जिसके पास हर कोई समाधान के लिए आता है। आप यह घोषणा नहीं करते कि आप समस्या हल करने वाले हैं, आप बस लगातार समस्याओं को तब तक हल करते हैं जब तक कि हर कोई यह ना जान ले कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। साइलेंट लेवरेज का राज है सब्र। आप तुरंत नतीजों की तलाश में नहीं हैं, आप लंबे समय तक चलने वाला असर बना रहे हैं। ज्यादातर लोग तुरंत खुशी चाहते हैं, वे अपनी कोशिशों से तुरंत नतीजे देखना चाहते हैं, लेकिन साइलेंट लेवरेज अलग तरह से काम करता है। आप बीज बोते हैं और उनके उगने का इंतजार करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके फायदे का इंतजार करते हैं। इसके लिए एक अलग सोच की जरूरत होती है। आपको देर से मिलने वाली खुशी के साथ सहज होना होगा। आपको भरोसा करना होगा कि आपके लगातार काम आखिरकार वह असर पैदा करेंगे जो आप चाहते हैं। जब आप साइलेंट लेवरेज में माहिर हो जाते हैं तो क्या होता है? लोग आपके बिना सलाह के आपके पास आने लगते हैं। वे आपके बिना मांगे आपकी मंजूरी लेने लगते हैं। वे आपके बिना कहे आपकी बात मानने लगते हैं। आप वह शांत ताकत बन जाते हैं जो बिना किसी को पता चले नतीजों को आकार देती है। लेकिन यहां एक जरूरी नैतिक बात है। साइलेंट लेवरेज का इस्तेमाल कभी भी लोगों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान हो। इसका मकसद विन विन सिचुएशन बनाना है जहां सभी को फायदा हो। साइलेंट लेवरेज का सबसे नैतिक इस्तेमाल लोगों को अपने और दूसरों के लिए बेहतर फैसले लेने के लिए प्रभावित करना है। आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें ऐसे नतीजों की ओर ले जा रहे हैं जो सभी के सबसे अच्छे फायदे में हो। याद रखें, साइलेंट लेवरेज पैसिव नहीं होता है। आप अभी भी एक्शन ले रहे हैं, आप अभी भी कदम उठा रहे हैं। आप इसे जोर से और साफ तौर पर करने के बजाय चुपचाप और स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं। नंबर 5, साइकोलॉजिकल इको। आप लोगों की गहरी जरूरतों और डर को उन्हें वापस दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन असल में आप समझ और असर हासिल कर रहे हैं। मकावेली ने एक बार कहा था, आदमी आम तौर पर हाथ से ज्यादा आंखों से जज करते हैं क्योंकि हर कोई देख सकता है और कुछ ही महसूस कर सकते हैं। हर कोई देखता है कि आप कैसे दिखते हैं, कुछ ही लोग असल में जानते हैं कि आप क्या हैं। साइकोलॉजिकल इको एक ऐसा आईना बनने के बारे में है जो लोगों को वह दिखाता है जो उन्हें देखने और सुनने की जरूरत है। यह धोखे के बारे में नहीं है, यह गहरी समझ और स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन के बारे में है। लोग प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया नहीं खरीदते, वे अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन और अपनी इच्छाओं की पूर्ति खरीदते हैं। जब आप उनकी असली जरूरतों को पहचान सकते हैं और उन्हें वापस दिखा सकते हैं तो आप उनके लिए बहुत कीमती बन जाते हैं। ज्यादातर लोग इसमें बहुत बुरे होते हैं क्योंकि वे इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं बजाय इसके कि दूसरे व्यक्ति को क्या सुनने की जरूरत है। मैं समझाता हूं कि साइकोलॉजिकल इको असल में कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको इंसानी नेचर का स्टूडेंट बनना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप जिससे भी मिलते हैं वह कुछ अनदेखे बोझ, छिपी हुई इच्छाएं और अनकहे डर लेकर चल रहा होता है। आपका काम है कि आप उन संकेतों को सुने जो वे हो सकते हैं। जब कोई अपने काम के बारे में बात करता है तो वह सिर्फ जानकारी शेयर नहीं कर रहा होता, वह यह बता रहा होता है कि वह खुद को कैसे देखता है, वह क्या महत्व देता है और उसे किस बात की चिंता है। जब कोई अपने रिश्तों के बारे में बात करता है तो वह आपको अपने इमोशनल पैटर्न और अपनी सबसे गहरी जरूरतें दिखा रहा होता है। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, आपको समझने के लिए सुनना होगा। यहां एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। आप जिससे भी मिलते हैं वह 3 चुपचाप सवाल पूछ रहा होता है। क्या आप मुझे देखते हैं? क्या आप मुझे समझते हैं? क्या आप मुझे महत्व देते हैं? जब आप अपने शब्दों और कामों से
इन तीनों सवालों का जवाब हां में दे सकते हैं तो आप एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। साइकोलॉजिकल इको टेक्निक में सिर्फ ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि यह भी देखना होता है कि उनका क्या मतलब है। आप शब्दों के पीछे की भावना, शिकायत के पीछे की जरूरत, गुस्से के पीछे के डर को सुनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, तो ज्यादातर लोग नई नौकरी खोजने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आपको लग सकता है कि उन्हें सच में कोई अहमियत नहीं मिल रही है, उन्हें कोई चुनौती नहीं मिल रही है, या वे अपने भविष्य को लेकर पक्का नहीं है। एक साइकोलॉजिकल इको रिस्पॉन्स हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपको अपने योगदान के लिए वैल्यू नहीं मिल रही है, या ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज के लिए तैयार हैं जो आपको ज्यादा चैलेंज करे। फर्क देखें, सॉल्यूशन पर जाने के बजाय आप उनके इमोशनल अनुभव को दिखा रहे हैं। इससे लोगों को लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, जिससे भरोसा और असर पैदा होता है। जरूरी बात यह है कि वे जो कह रहे हैं उसका पॉजिटिव वर्जन दिखाएं। अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की शिकायत कर रहा है तो आप उनके डेडिकेशन और ऊंचे स्टैंडर्ड को दिखा सकते हैं। अगर कोई किसी सिचुएशन को लेकर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है तो आप उनकी बेहतरीन होने की इच्छा को दिखा सकते हैं। यह टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि लोगों को समझे जाने की गहरी साइकोलॉजिकल जरूरत होती है। जब आप दिखाते हैं कि आप उन्हें सच में समझते हैं तो वे अपने आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और आपकी राय को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन यहीं से यह सच में पावरफुल हो जाता है। एक बार जब आप किसी की असली जरूरतों और डर को समझ जाते हैं तो आप अपने आइडिया, सुझाव और रिक्वेस्ट को ऐसे शब्दों में रख सकते हैं जो उन्हें नेचुरली पसंद आए। अगर कोई सिक्योरिटी को महत्व देता है तो आप अपने विचार सेफ्टी और स्टेबिलिटी के हिसाब से पेश करें। अगर कोई पहचान को महत्व देता है तो आप अपने आइडिया को अचीवमेंट और एक्नॉलेजमेंट के तौर पर पेश करते हैं। अगर कोई आजादी को महत्व देता है तो आप अपने आइडिया को इंडिपेंडेंस और चॉइस के तौर पर पेश करते हैं। आप अपना मैसेज नहीं बदल रहे हैं, आप उनके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल से मैच करने के लिए अपने मैसेज को पेश करने का तरीका बदल रहे हैं। ये लीडरशिप, सेल्स, पेरेंटिंग और रिश्तों में बहुत पावरफुल है। जब लोगों को लगता है कि आप उन्हें गहराई से समझते हैं तो वे नेचुरली आपके साथ काम करना, आपको फॉलो करना और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल इको का इस्तेमाल करने का एथिकल तरीका है लोगों को समझने और उन्हें वह दिलाने में मदद करने की सच में परवाह करना जो उन्हें चाहिए। जब आप दूसरों के सबसे अच्छे फायदे के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो यह मजबूत, ज्यादा मीनिंगफुल रिश्ते बनाने का एक टूल बन जाता है। नंबर 6, अस्पष्ट मोरालिटी। आप न तो अच्छे हैं और न ही बुरे, आप बस काम पूरा करते हैं। असली पावर हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती, कभी कभी यह ग्रे एरिया में होती है। मैकावेली ने एक बार कहा था, चूंकि उन्हें एक साथ जोड़ना मुश्किल है, इसलिए जब दोनों में से किसी एक की कमी हो तो प्यार पाने से ज्यादा डरना ज्यादा सेफ है। यह डार्क इंटेलिजेंस की सबसे विवादित बात है और इसे ही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसका क्या मतलब है और क्या नहीं। साफ साफ न समझ आने वाली नैतिकता का मतलब यह नहीं है कि कोई नैतिकता ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि नतीजों की परवाह किए बिना आप जो चाहें करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए लोगों को चोट पहुंचाई जाए। इसका मतलब यह समझना है कि असली दुनिया मुश्किल है। कभी कभी कम समय में सही काम करने से लंबे समय में बुरे नतीजे मिलते हैं। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने से बुरा व्यवहार होता है। कभी कभी लोगों की रक्षा करने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो अच्छे नहीं होते। असलियत यह है, पूरी तरह से नैतिक स्पष्टता एक ऐसी लग्जरी है जिसे ज्यादातर लोग तब अफोर्ड नहीं कर सकते जब वे असली नतीजों वाली मुश्किल स्थितियों से निपट रहे हों। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। सोचिए कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं और आपको पता चलता है कि टीम का एक सदस्य लगातार क्लाइंट से झूठ बोल रहा है और रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छी बात यह हो सकती है कि उन्हें एक और मौका दिया जाए और ट्रेनिंग दी जाए
और उम्मीद की जाए कि वे सुधर जाएंगे। लेकिन उन दूसरे टीम सदस्यों का क्या जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? उन क्लाइंट्स का क्या जिन्हें धोखा दिया जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन की लंबे समय की हेल्थ का क्या जिसकी मोरालिटी साफ नहीं है? वह यह तय कर सकता है कि किसी एक के साथ अच्छा व्यवहार करने से ज्यादा जरूरी है बहुतों की रक्षा करना। वे उस व्यक्ति को टीम से निकालने का मुश्किल फैसला ले सकते हैं, भले ही यह उन्हें बुरा लगे। यह क्रूरता नहीं है, यह प्रैक्टिकल एथिक्स है। उदाहरण के लिए, कोई आपसे किसी ऐसे रिश्ते के बारे में सलाह मांगता है जो आपको टॉक्सिक और नुकसानदायक लगता है। अच्छाई यह हो सकती है कि आप सपोर्टिव रहें और कुछ भी नेगेटिव ना कहें, लेकिन जिसकी मोरालिटी साफ नहीं है, वह यह तय कर सकता है कि सच्ची दयालुता के लिए मुश्किल सच बोलना जरूरी है, भले ही इससे उस व्यक्ति की भावनाओं को कुछ समय के लिए ठेस पहुंचे। यहां मुख्य सिद्धांत दिखावे के बजाय नतीजों पर ध्यान देना है। कभी कभी जो काम ऊपर से अच्छा दिखता है उसके बुरे नतीजे होते हैं। कभी कभी जो काम ऊपर से बुरा दिखता है उससे शामिल सभी लोगों के लिए बेहतर नतीजे होते हैं। इसके लिए एक अलग तरह की मोरल सोच की जरूरत होती है। यह पूछने के बजाय कि कौन सा काम मुझे एक अच्छा इंसान बनाता है, आप यह पूछें कि कौन सा काम ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छे नतीजे लाता है। इसके लिए अपने फैसलों के नतीजों की जिम्मेदारी लेना भी जरूरी है, भले ही वे फैसले मुश्किल या नापसंद हों। लेकिन यहां जरूरी फर्क है। साफ न होने वाली नैतिकता मतलबीपन जैसा नहीं है। आप दूसरों की कीमत पर वो नहीं कर रहे हैं जिससे आपको फायदा हो। आप ऐसे प्रैक्टिकल फैसले ले रहे हैं जिनसे सबका भला हो, भले ही वे फैसले खुद आपके लिए मुश्किल हों। इस खासियत में यह समझना भी शामिल है कि अलग अलग हालात में अलग अलग जवाबों की जरूरत होती है। वही काम जो एक मामले में गलत है दूसरे मामले में जरूरी हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी करीबी पर्सनल रिश्ते में पूरी तरह ईमानदार होना सही तरीका हो सकता है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल बातचीत में यह उल्टा पड़ सकता है, जहां स्ट्रेटेजिक जानकारी देना ज्यादा असरदार होता है। साफ नैतिकता वाला कोई व्यक्ति इन बारीकियों को समझता है और उसी हिसाब से अपना तरीका बदलता है। इस खासियत का खतरा यह है कि इसका इस्तेमाल मतलबी या नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए मुश्किल हालात में भी आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में साफ एथिकल गाइडलाइन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरी सलाह है कि आप अपने लिए साफ सीमाएं तय करें। आपकी कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता? आप कौन सी लाइनें कभी पार नहीं करेंगे? आप किन नतीजों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? उन सीमाओं के अंदर खुद को प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक होने की इजाजत दें, भले ही इसका मतलब ऐसे फैसले लेना हो जिन्हें दूसरे शायद न समझें या मंजूर न करें। याद रखें, मकसद यह नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे। मकसद एक मुश्किल दुनिया में असरदार और एथिकल होना है, जहां आसान जवाब हमेशा काम नहीं करते। नंबर 7, कंट्रोल्ड एक्सपोजर। आप अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते। लोग जितना कम जानते हैं उतना ही ज्यादा मान लेते हैं, और अंदाजों से गलतियां होती हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी को आसान बना देती हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, आदमी इतने सीधे सादे होते हैं और अपनी तुरंत की जरूरतों में इतने डूबे रहते हैं कि एक धोखेबाज इंसान को हमेशा ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो धोखा खाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी दुनिया में जहां लोग अपनी जिंदगी की हर डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपोजर पुराना लग सकता है, लेकिन यह असल में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब हर कोई ज्यादा शेयर कर रहा होता है तो जो इंसान सोच समझकर शेयर करता है वह सबसे अलग दिखता है। जब हर कोई अपने विचार और भावनाएं शेयर कर रहा होता है तो जो इंसान कुछ राज रखता है वह दिलचस्प हो जाता है। कंट्रोल्ड एक्सपोजर का मतलब है अपनी पर्सनल जानकारी को जानबूझकर शेयर करना। यह समझना है कि हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और चुनिंदा शेयरिंग असल में आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है और आपका असर बढ़ा सकती है। चलिए
इसके पीछे की साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। इंसान नेचुरली जिज्ञासु होते हैं। जब हमें कोई अधूरी या रहस्यमयी चीज मिलती है तो हमारा दिमाग अपने आप उस कमी को भरने की कोशिश करता है। इसे क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं और यह इंसानी व्यवहार में सबसे ताकतवर साइकोलॉजिकल ताकतों में से एक है। जब आप कंट्रोल्ड एक्सपोजर की प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्यूरियोसिटी गैप बनाते हैं, जिससे लोग आप में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और आप जो शेयर करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा सोचें, आपके जानने वाले लोगों को लुभाना। वे शायद आपको सब कुछ नहीं बताते। वे आपको जोड़े रखने के लिए काफी कुछ शेयर करते हैं, लेकिन वे आपको और जानने के लिए उत्सुक कर देते हैं। यह अचानक नहीं होता, यह स्ट्रेटेजिक होता है। अब से इसी प्रोफेशनल सेटिंग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपोजर का मतलब है कि आप कौन से आइडिया शेयर करते हैं और उन्हें कब शेयर करते हैं, इस बारे में सेलेक्टिव होना। इसका मतलब है कि अपनी सभी काबिलियत एक साथ न बताना। इसका मतलब है कि अपनी कुछ जानकारी रिजर्व में रखना, ताकि आप तब वैल्यू दे सकें जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उदाहरण के लिए, नई नौकरी के पहले हफ्ते में अपनी सभी स्किल दिखाने के बजाय आप उन्हें समय के साथ धीरे धीरे दिखा सकते हैं। इससे यह इंप्रेशन बनता है कि आप लगातार बढ़ रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जल्दी पीक पर पहुंच गया हो। सोशल सिचुएशन में कंट्रोल्ड एक्सपोजर का मतलब है कि आप हर किसी को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी न बताना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे रिश्ते बनते हैं और भरोसा बनता है, पर्सनल जानकारी धीरे धीरे शेयर करना। इसका मतलब सीक्रेट या बेईमान होना नहीं है। इसका मतलब है कि बातचीत में आप क्या और किसे बताते हैं, इस बारे में सिलेक्टिव और स्ट्रेटेजिक होना। कंट्रोल्ड एक्सपोजर का मतलब है कि अपनी सभी प्रायोरिटी और रुकावटों को पहले ना बताना। इसका मतलब है कि कुछ जानकारी रिजर्व में रखना, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ें। मुख्य सिद्धांत यह है, बताई गई जानकारी कभी छिपाई नहीं जा सकती। एक बार जब लोग आपके बारे में कुछ जान जाते हैं तो वे उसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा बताने के बजाय कम बताना बेहतर है। लेकिन कंट्रोल्ड एक्सपोजर सिर्फ जानकारी छिपाने से कहीं ज्यादा है। यह टाइमिंग पर भी निर्भर करता है। एक ही जानकारी का असर इस बात पर पूरी तरह से अलग हो सकता है कि उसे कब बताया गया है। उदाहरण के लिए, किसी रिश्ते की शुरुआत में कोई खास स्किल या अचीवमेंट बताना शेखी बघारने जैसा लग सकता है, लेकिन बाद में जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी हो तो वही जानकारी बताने से आप विनम्र और मददगार लगते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपोजर में अपनी ऑडियंस को समझना भी शामिल है। अलग अलग लोगों को आपके बारे में अलग अलग बातें जानने की जरूरत होती है। आपके खुलासे का लेवल रिश्ते और सिचुएशन से मैच करना चाहिए। आपके सबसे करीबी दोस्तों और परिवार वालों को आपके आम जान पहचान वालों से ज्यादा आपके बारे में पता होना चाहिए। आपके बिजनेस पार्टनर को आपके कॉम्पिटिटर से अलग बातें पता होनी चाहिए। आपके एम्प्लॉय को आपके साथियों से अलग बातें पता होनी चाहिए। यह नकली या मैनिपुलेटिव होने के बारे में नहीं है। यह आपकी पर्सनल जानकारी के साथ सही और स्ट्रेटेजिक होने के बारे में है। यहां एक और जरूरी बात है, कंट्रोल्ड एक्सपोजर में अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज करना भी शामिल है। आप जो कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, आपका हर कमेंट, आपकी हर फोटो आपके परमानेंट रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। लोग इस जानकारी के आधार पर आपके बारे में राय बना लेंगे, अक्सर आपसे मिले बिना भी। स्मार्ट लोग अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को लेकर सोच समझकर काम करते हैं। वे समझते हैं कि उनका डिजिटल पर्सनैलिटी उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि वे कैसे देखे और याद किए जाना चाहते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपोजर का मकसद सिर्फ रहस्यमयी होना नहीं है। मकसद अपनी कहानी और अपने रिश्तों पर कंट्रोल बनाए रखना है। जब आप स्ट्रैटेजी के साथ जानकारी बताते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी और अनुभव के उन पहलुओं पर जोर दे सकते हैं जो आपके मौजूदा लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप अधूरी जानकारी के आधार पर किसी एक ही तरह के ग्रुप में बंधे
या स्टीरियोटाइप होने से बच सकते हैं। लेकिन यहां एक बैलेंस है जिसे आपको बनाए रखना है। आप लोगों के साथ असली कनेक्शन बनाने के लिए काफी कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना स्ट्रैटेजी वाला फायदा खो दें। सबसे सफल लोग इस बैलेंस को समझते हैं। वे अपने रिश्तों में खुले और सच्चे होते हैं, लेकिन वे इस बारे में भी स्ट्रेटजी रखते हैं कि वे कितना बताते हैं और कब बताते हैं। नंबर 8, नतीजों का जुनून। आप यहां बहस जीतने या अपनी बात साबित करने के लिए नहीं हैं। आप यहां नतीजे पाने के लिए हैं। जो लोग सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं, वे कभी भी फालतू के खेलों में समय बर्बाद नहीं करते। मैकियावेली ने एक बार कहा था, दिया गया वादा बीते समय की जरूरत थी, टूटा हुआ शब्द आज की जरूरत है। यही वह खासियत है जो नए लोगों को प्रोफेशनल से, सपने देखने वालों को कामयाब लोगों से और बात करने वालों को काम करने वालों से अलग करती है। ज्यादातर लोग उन चीजों से भटक जाते हैं जो मायने नहीं रखती। वे असरदार होने से ज्यादा सही होना चाहते हैं। वे नतीजे पाने से ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं। वे अपने लक्ष्य पाने से ज्यादा अपने प्रोसेस के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। नतीजे का जुनून इस सारे शोर को काट देता है। जब आप नतीजे के दीवाने होते हैं तो आप अलग अलग सवाल पूछते हैं। मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि मैं सही हूं? इसके बजाय आप पूछते हैं कि मैं क्या नतीजा पाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इस स्थिति में अच्छा कैसे दिख सकता हूं? इसके बजाय आप पूछते हैं कि किन कामों से मुझे मनचाहा नतीजा मिलेगा। सोच में यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। चलिए बहस और असहमति से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग बहस को ऐसे देखते हैं जैसे वे कोई बहस जीतने की कोशिश कर रहे हों। वे अपनी बात साबित करने, दूसरे व्यक्ति को उलझन में फंसाने और अपने बेहतर ज्ञान या लॉजिक को दिखाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन नतीजों पर ध्यान देने वाले लोग असहमति को अलग तरह से देखते हैं। वे पूछते हैं, मैं इस बातचीत से असल में क्या हासिल करना चाहता हूं? हो सकता है कि वे दूसरे व्यक्ति का व्यवहार बदलना चाहते हों। हो सकता है कि वे समझौता करना चाहते हों। हो सकता है कि वे दूसरे व्यक्ति के नजरिए के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हों। एक बार जब उन्हें अपने चाहे गए नतीजे के बारे में साफ पता चल जाता है, तो वे उसी हिसाब से अपना तरीका चुनते हैं। कभी कभी इसका मतलब बहस जीतना होता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब कुछ बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मकसद किसी का व्यवहार बदलना है, तो उन्हें गलत साबित करना असल में उल्टा पड़ सकता है। लोगों को गलत होना पसंद नहीं होता, और जब उन्हें लगता है कि उन पर हमला हुआ है, तो वे अक्सर ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। एक बेहतर तरीका यह हो सकता है कि आप उन्हें खुद सही नतीजे पर पहुंचने में मदद करें। अगर आपका मकसद किसी समस्या को सुलझाते हुए एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है, तो सही होना शायद ऐसा हल खोजने से कम जरूरी हो सकता है जिसे हर कोई मान सके। यह जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। प्रोफेशनल माहौल में नतीजे के जुनून का मतलब है इस बात पर ध्यान देना कि असल में बिजनेस को क्या आगे बढ़ाता है, न कि यह कि आप स्मार्ट या जरूरी कैसे दिखते हैं। इसका मतलब है प्रोजेक्ट्स को उनकी विजिबिलिटी के बजाय उनके असर के आधार पर चुनना। इसका मतलब है पॉलिटिक्स और पसंद के बजाय डेटा और नतीजों के आधार पर फैसले लेना। पर्सनल रिश्तों में नतीजे के जुनून का मतलब है रिश्ते की सेहत और खुशी पर ध्यान देना, न कि इस बात पर कि किसी खास असहमति में कौन सही है या गलत। इसका मतलब है कि हर छोटी मोटी परेशानी पर रिएक्ट करने के बजाय असल में क्या मायने रखता है, उसके आधार पर अपनी लड़ाइयां चुनना। पर्सनल डेवलपमेंट में आउटकम ऑब्सेशन का मतलब है अपनी प्रोग्रेस को कोशिश या इरादों के बजाय असल नतीजों से मापना। इसका मतलब है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, इस बारे में ईमानदार रहना, भले ही यह अनकंफर्टेबल हो। यहीं पर आउटकम ऑब्सेशन सच में पावरफुल हो जाता है। यह आपको बिना प्रोडक्टिव हुए बिजी दिखने के जाल से बचने में मदद करता है। बहुत से लोग एक्टिविटी को अचीवमेंट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत करने से अपने आप अच्छे नतीजे मिलते हैं। लेकिन आउटकम ऑब्सेस्ड लोग समझते हैं कि आप गलत चीजों पर बहुत मेहनत कर सकते हैं
और कहीं नहीं पहुंच सकते। वे लगातार पूछते रहते हैं, क्या यह एक्टिविटी सच में मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रही है, या मैं बस ज्यादा मुश्किल लेकिन ज्यादा जरूरी काम से बचने के लिए बिजी रह रहा हूं। इससे वह होता है जिसे मैं स्ट्रेटेजिक आलस कहता हूं, आउटकम ऑब्सेस्ड। लोग अक्सर दूसरों से कम करते दिखते हैं क्योंकि वे इस बारे में सेलेक्टिव होते हैं कि अपनी एनर्जी कहां लगानी है। वे उन 20% एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जिनसे 80% रिजल्ट मिलते हैं। वे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे सबसे असरदार वर्कर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह सीखने और स्किल डेवलपमेंट पर भी लागू होता है। हर चीज के बारे में सब कुछ सीखने की कोशिश करने के बजाय आउटकम ऑब्सेस्ड लोग उन खास स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करते हैं जिनका उनके गोल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वे पूछते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स पाने के लिए मुझे कम से कम क्या सीखने की जरूरत है? यह आलसी होने या शॉर्टकट लेने के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक और एफिशिएंट होने के बारे में है। अब आउटकम ऑब्सेस्ड के बारे में एक जरूरी चेतावनी है। अगर आप रिजल्ट्स की चाहत में अपनी वैल्यूज और रिश्तों को भूल जाते हैं तो यह डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। सबसे हेल्दी तरीका है एथिकल बाउंड्रीज के अंदर आउटकम ऑब्सेस्ड रहना, आपकी चाही हुई नतीजों में आपकी ईमानदारी बनाए रखना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना और अपने आसपास की दुनिया में अच्छा योगदान देना शामिल होना चाहिए। जब ये वैल्यूज आपकी सफलता की परिभाषा में शामिल हो जाती है तो नतीजों का जुनून अच्छाई के लिए एक ताकत बन जाता है। नतीजों के जुनून का एक और खास पहलू यह है कि जब कुछ काम नहीं कर रहा हो तो रास्ता बदलने की इच्छा होती है। ज्यादातर लोग अपने प्लान और स्ट्रेटजी से तब भी जुड़े रहते हैं जब उन प्लान से नतीजे नहीं मिल रहे होते। नतीजों के दीवाने लोग अपने तरीकों से नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों से जुड़े होते हैं। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो वे दूसरा तरीका आजमाते हैं। अगर एक स्ट्रेटजी असरदार नहीं है तो वे एक नई स्ट्रेटजी बनाते हैं। वे इस बात पर जिद्दी नहीं होते कि वे अपने नतीजे कैसे हासिल करते हैं, वे सिर्फ खुद नतीजे हासिल करने पर जिद्दी होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें बहुत ज्यादा एडजस्ट करने लायक और मजबूत बनाती है। जब हालात बदलते हैं तो वे अपना तरीका बदलते हैं। जब नई जानकारी मिलती है तो वे अपनी स्ट्रेटजी अपडेट करते हैं। नतीजे के जुनून का आखिरी मकसद ऐसा बनना है जो लगातार काम पूरा करे, ऐसा नहीं जो काम पूरा करने की बात करे, ऐसा नहीं जो काम पूरा करता हुआ दिखे, ऐसा जो असल दुनिया में सच में नतीजे लाए। यह रेपुटेशन समय के साथ बहुत कीमती हो जाती है। जब लोग आपको ऐसे इंसान के तौर पर जानते हैं जो अपने कमिटमेंट पूरे करता है और अपने लक्ष्य हासिल करता है, तो वे आपके लिए बेहतर मौके, बेहतर पार्टनरशिप और हल करने के लिए बेहतर प्रॉब्लम लाना शुरू कर देते हैं। आपने अभी अभी डार्क इंटेलिजेंस के 8 गुण सीखे हैं, लेकिन बिना इस्तेमाल के ज्ञान बेकार है। कोई एक गुण चुने जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। अगले 7 दिनों तक अपनी रोजाना की बातचीत में उस गुण की प्रैक्टिस करें। एक ही बार में सभी 8 में महारत हासिल करने की कोशिश न करें, किसी एक पर फोकस करें। ध्यान दें कि लोग आपके प्रति अलग अलग तरह से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ध्यान दें कि जब आप इमोशनल रिएक्टिविटी के बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के साथ सिचुएशन को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। लेकिन याद रखें कि हमने शुरू में क्या बात की थी। यह पावर जिम्मेदारी के साथ आती है। इन इनसाइट्स का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इनका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहतर नतीजे पाने के लिए करें। दुनिया को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक रूप से इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है जो अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो मैनिपुलेशन को समझ सकें और खुद को और दूसरों को इससे बचा सकें। ऐसे लोग जो मुश्किल सिचुएशन को संभाल सकें और ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ सकें जो ज्यादा अच्छे के लिए हों। यही डार्क इंटेलिजेंस का असली मकसद है। मैनिपुलेटर बनना नहीं बल्कि ऐसा बनना जिसे मैनिपुलेट न किया जा सके। दूसरों पर पावर पाने के लिए नहीं बल्कि खुद पर और अपने हालात पर पावर पाने के लिए।
किसी भी कमरे में सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन किसी भी कमरे में सबसे कीमती इंसान वह होता है जो इंसानी साइकोलॉजी को समझता है और उस समझ का इस्तेमाल सबकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करता है। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? अगर इस वीडियो ने इंटेलिजेंस और पावर के बारे में आपकी सोच बदल दी है तो लाइक बटन दबाएं। अगर आपको साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी और इंसानी व्यवहार के बारे में और कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। कमेंट करें और मुझे बताएं कि इन 8 में से आपको अपने आसपास के सबसे सफल लोगों में कौन सी खूबियां दिखती हैं और आप सबसे पहले किसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं।